हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फार्मा एज पर आप सभी का स्वागत है। हमने बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट लिया है, फार्मास्यूटिक्स वन, उसी को स्टार्ट किया था। उसके टोटल 4 चैप्टर हैं, उनमें से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आगे की हम थर्ड एंड फोर्थ आज कंप्लीट कर लेंगे, इससे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया, ये रहा थर्ड चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन। एक्चुअली हम सिंपल लैंग्वेज में देखें प्रिस्क्रिप्शन है क्या। अगर कोई जब बीमार होता है तो हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास चले जाओ और मेडिसिन ले लो। तो जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक पेपर पे ये कुछ दवाइयाँ लिख के देता है ना। उस पर उसका एड्रेस भी लिखा होता है, उसके डॉक्टर का नाम भी लिखा होता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी लिखी होती है कि वो MBBS है, MD है या क्या है। ठीक है, वो सारा कुछ, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और उसी पेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी होती है कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसी पे डॉक्टर आप सारा लिखता है कि आइडेंटिफिकेशन करता है भी इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पेशेंट को, और उसके लिए क्या क्या मेडिसिन देनी है, ये सारा कुछ वो उस पेपर पर लिख के देता है। जो वो पेपर होता है ना, उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ये होगा सिंपल लैंग्वेज में। और अब हमें एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे वो देखो। तो प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रिटन फॉर्म में होता है क्योंकि हम पेज पर, कागज़ पर लिख कर देते हैं। वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है डॉक्टर, जैसे फिजिशियन हो गए, डेंटिस्ट हो गए, या वेटरनरी होंगे जो एनिमल्स के लिए मेडिसिन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर अ इंडिविजुअल पेशेंट। एक रिटन ऑर्डर होता है जो डॉक्टर हमें लिख कर देता है, वो हम फार्मेसी के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट होता है वहाँ पे। फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से पढ़े, ठीक है, उसे एनालाइज करे, उसके बाद बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वो सारी मेडिसिन लाकर आपको दे। ठीक है, और इसमें लिखा हो ना फार्म टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस। ये पहले के ज़माने की बात है, जब जो फार्मासिस्ट को ना दवाइयाँ कंपाउंड भी करनी पड़ती है, वो खुद ही बनाते थे कि 10 ग्राम 20 ग्राम वो मेजर करके देते थे। ठीक है, वो पाउडर्स के फॉर्म में होते थे, बट अभी तो यूनिट डोजेस फॉर्म चल चुका है। ठीक है, मार्केट में यूनिट डोजेस आ गई हैं, कैप्सूल टैबलेट्स आ गए हैं। अभी तो जस्ट हमने उसमें स्ट्रिप ही देनी होती है। ठीक है, बट डेफिनेशन में लिखना है ये, फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस। ठीक है, उसके बाद है इसका काम होता कैसे, वर्कफ्लो की बात करें। पहले प्रिस्क्राइबर डॉक्टर। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बना के देता है, इसे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कहते हैं, जो पेज हो गया। ठीक है, और फिर हम जाते हैं फार्मासिस्ट के पास जो मेडिसिन को डिस्पेंस करता है। ठीक है, ये इसका वर्कफ्लो होगा है सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद है अनाटॉमी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन में होता क्या है। ठीक है, ये एक जस्ट एग्जांपल है, देखो। क्लिनिक का नेम है शर्मा नर्सिंग होम। ठीक है, डॉक्टर के क्लिनिक का नेम भी होगा ना कोई, और प्लेस भी होगी, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर की डिटेल होगी भी, उनका नाम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, जब आप फार्मेसी करके निकलोगे तब आपका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में और PCI में आपका रजिस्ट्रेशन होगी, आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा, और उसी नंबर से आपकी पहचान होगी। जो आप ड्रग लाइसेंस वगैरह लोगे तो उस नंबर पे लिखा होगा, जैसे अभी आपको रोल नंबर वगैरह मिले हैं ना, सेम ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और इसमें आगे क्या है, पेशेंट का नाम है, डेट भी, किस कौन सी डेट को वो चेकअप करवाने गया, पेशेंट की एज, सेक्स और उसका एड्रेस। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने मैंने आपको बताई थी, वही यहाँ पे मेंशन करनी है। आगे है हमारे पास, अभी प्रिस्क्रिप्शन के बिना आगे कई पार्ट्स होते हैं, कई की चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होगा RX। RX का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन। इसका मतलब है टेक दो का मतलब है प्रेयर टू गॉड फॉर हीलिंग। जो डॉक्टर है, ठीक है, RX लिख कर देता है, मतलब वो गॉड से प्रे करता है कि मेरे पास जो पेशेंट आया है इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ठीक है, वो गॉड को प्रे करता है, जो मतलब है इसका, RX का मतलब ये है। और होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, ये होता है मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं बेस की दवाई देनी कौन सी है। अगर किसी को बुखार है तो वो सिंपल डोलो भी लिख सकता है, भी डोलो दे दो, बट वो डोलो नहीं, वो लिखेगा पैरासीटामोल दे दो। ठीक है, पैरासीटामोल क्या है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से बॉडी में इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो बुखार दूर होगा। ठीक है, तो वो होगा बेस, एक्टिव थेरेप्यूटिक एजेंट। उसके बाद होगा एडजुवेंट। एडजुवेंट मतलब जो इसमें एडिटिव्स डालने हैं, अभी उसमें स्वीटनर डालना है या नहीं डालना, स्टेबलाइजर डालना है कि नहीं डालना। ठीक है, वो प्रिजर्वेटिव वगैरह, ये सारा कुछ। ठीक है,
बट अभी वैसे सुन लो चलो। तो फिर आता है व्हीकल। व्हीकल हो गया सॉल्वेंट कैरीज टू एडजस्टेबल वॉल्यूम। अगर किसी को सिरप देना है, ठीक है, जैसे ला लो कि पैरासीटामोल का सिरप भी आता है। अभी बच्चे हैं जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको हम टैबलेट तो दे नहीं पाते, तो उनको सिरप देना पड़ता है। तो सिरप भी किसी चीज़ में बनता है ना, कोई वाटर में सॉल्युबल होता है या अल्कोहल में या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो वो सॉल्वेंट बताता है, ठीक है। वो डॉक्टर ये तीनों चीज़ें बताता है कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है, उसके लिए एडिटिव्स क्या डालना है और उसके लिए व्हीकल्स क्या डालना है। बट ये इसका इंस्क्रिप्शन का पार्ट है मेन बॉडी, बट ये पहले के ज़माने में होता था, अब नहीं है, ठीक है। अब ना तो डॉक्टर को अर्जुमेंट बताने हैं, ना ही उसने व्हीकल बताना, उसने सिर्फ ए बताना है कि उसे पैरासीटामोल दे दो, ठीक है। क्योंकि अभी यूनिट डोजेस का ज़माना आ चुका है, ठीक है। और जस्ट हमने फार्मासिस्ट के पास लेके जाना है प्रिस्क्रिप्शन के, हमें पैरासीटामोल दे दो, वो निकाल के दे देगा। वो कोई कंपाउंडिंग नहीं करेगा। ये सब तभी जरूरी था जब फार्मासिस्ट को कंपाउंड करना पड़ता था। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में होता है इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट ऑन प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी। सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में ये कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, वो फार्मासिस्ट के लिए होती है। डॉक्टर कहता है अभी इसको इतनी डोज बना के दे दो, या इतनी 2 दिन की दवाई दे दो, 5 दिन की दवाई दे दो, ठीक है ना। कभी देखा हो ना प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ पे लिखे होते हैं पैरासीटामोल लिखे, यहाँ पे ऐसे निशान बने होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी 2 टाइम लेनी है दिन में, जो सुबह और शाम। तो फार्मासिस्ट उस मुताबिक आपको डोज कलेक्ट करके देगा, ठीक है। अगर 5 दिन की दवाई दी है तो सुबह शाम खाओगे तो 10 गोलियाँ निकाल के देगा, ओके। उसके बाद है सिग्नेचर। सिग्नेचर में ये बात समझना कि ये डॉक्टर के साइन है, सिग्नेचर नहीं है वो। सिग्नेचर होता है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। पहले सब्सक्रिप्शन में हमने फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन दी कि क्या करना है, फिर डॉक्टर जब पेशेंट को समझाता है कि जब मैं आपको दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये दवाई आपने खाने से पहले खानी है या लंच के बाद खाना है या सोने से पहले, ठीक है। भी और किस चीज़ से दूध के साथ ले सकते हो या पानी के साथ लेनी है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो पेशेंट को देता है। इसे कहते हैं सिग्नेचर। उसके बाद है रिफिल एंड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद वो पेशेंट को कहता है ना जब जाते हैं कि मुझे हफ्ते के बाद दिखा के जाना, या मुझे 10 दिन बाद आप चेक करवा के जाना दोबारा। वो सारा हो गया रिफिल और रिन्यूअल में। उसके बाद होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में डॉक्टर के साइन होते हैं, ठीक है। सिग्नेचर और सिग्नेचर में कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ें अलग अलग है। आगे चलता है। आगे हमारे पास डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ पार्ट्स। आगे क्या है? प्रिस्क्राइबर डिटेल और डेट। हमें चाहिए क्यों? हमने जो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, इसमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो चाहिए क्यों? वो है तो हमें प्रिस्क्राइबर की डिटेल और डेट चाहिए क्योंकि हमने लीगल वैलिडिटी चेक करने की, जो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास लाइसेंस वगैरह है, ठीक है, वो प्रॉपर लीगल तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तो लीगल वैलिडिटी हो जाती है प्रिस्क्रिप्शन की। और पेशेंट रिकॉर्ड उसको ट्रैक किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है आगे, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जाकर उस पेशेंट का रिकॉर्ड ले सकते हैं, किस बीमारी वाले कौन कौन से पेशेंट आपके पास आए थे, ठीक है, तो उनको क्वारंटीन किया जा सकता है। और प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। जैसे कि कई चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा कोडीन। कोडीन का ना एक सिरप आता था कफ के लिए, बट लोगों कोडीन है जो कोडीन ओपियम से मतलब, ओपियम होता है अफीम, तो अफीम का एक्सट्रैक्ट है जिससे कोडीन बनता है। अगर कोडीन सिरप में था कफ के लिए, बट लोगों ने उसे एज अ नशे के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो पूरी बॉटल खींचे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बैन हुई। बट सिर्फ वो अब प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है, ठीक है। आगे है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। भी पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम, एज, सेक्स, एड्रेस वगैरह भी कहाँ पे रहता है, टू प्रिवेंट द मिस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर कोई ला लो, समझ लो कि कोरोना का केस था, अभी डॉक्टर से मेडिसिन लेके चला गया, ठीक है, बट वो पता नहीं था उसे भी कोरोना का केस है, बट बाद में कोरोना का निकल आया, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ठीक है। उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एड इन द डोज कैलकुलेशन। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX। लेटन, इसका मतलब होता है टेक दो, जो आपको मैंने पहले बताया। हिस्टोरिकली इन्वोकिंग द हीलिंग डाइटिस। हीलिंग डाइटिस मतलब होता है गॉड को कहते हैं, भगवान को। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो बंदा हमारे पास पेशेंट आया है इसको ठीक कर दो। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। ये क्यों चाहिए? ये एक्टिव ड्रग को बताता है, कौन सी ड्रग देनी है, उसकी डोज बताता है, कौन कौन से एडिटिव देने हैं, एडजुवेंट कौन से डालने हैं, और कौन सा व्हीकल यूज़ करना है। जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको सेम वही चीज़ है, बस ये लिखा भी ये चाहिए क्यों, उसका रीज़न बता रहा है। ऊपर आया था भी क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में होती हैं, ये होती हैं ये है वाई दीज आर इंक्लूडेड इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद है रिन्यूअल
ये सब आप देख लेना, सिंपल चीज़। आगे चलते हैं। और दो सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। पहली बात तो प्रिस्क्रिप्शन में एरर नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर से ये लोग मेडिसिन लिखते हुए तो कोई गलती हो गई और पेशेंट ने वो ले ली, कोई साइड इफेक्ट वगैरह हो गया तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ठीक है, तो कई कौन कौन से एरर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में हो सकते हैं वो सुनो। पहला है एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन मतलब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिमिलर एब्रीवेशन। कई चीज़ों के ना मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, जैसे कि कई मेडिसिन का नाम सेम है, वो हम अलग अलग समझ जाते हैं। मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस, जैसे डाइटॉक्सिन है और डिजिटॉक्सिन है, उन दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है, बट साउंड सिमिलर से करते हैं, तो वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे आ गया नेक्स्ट पॉइंट है, लुक अलाइक साउंड अलाइक लासा ड्रग्स। कन्फ्यूजिंग ड्रग्स विद सिमिलर नेम, जैसे डिजिटॉक्सिन और डाइटॉक्सिन। ठीक है, दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम सा है तो कन्फ्यूजन हो सकती है। ऊपर वाले एक्रो में था जो एब्रीवेशन वाला भी, एक्रो का मतलब होता है एक्रोमाइसिन और एक्रोस्टेटिन। दोनों का अलग अलग काम है। एक्रोमाइसिन हो गया एंटीबायोटिक है, जो एक्रोस्टेटिन है ये कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन है। दोनों का जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो एक्रो लगा हुआ है। ठीक है, कई बार डॉक्टर सिर्फ एक्रो लिख देता है, पूरा लिखने की जगह एक्रो लिख दिया। अभी पेशेंट को जो सॉरी फार्मासिस्ट को नहीं पता कि एक्रोमाइसिन देनी है या एक्रोस्टेटिन देना है। ओके, उसके बाद थर्ड हमारे पास अनस्पेसिफाइड स्ट्रेंथ है, मिसिंग डोजेज यूनिट डेजिग्नेशन है। कई बार डॉक्टर लिख देता है कि पैरासीटामोल, बट उसके साथ डोज नहीं मैंशन करता, 500 mg देना है, 650 mg देना है, कितना देना है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। उसके बाद इनकम्प्लीट पेशेंट इंस्ट्रक्शंस। पेशेंट को नहीं बताया जाता कि कब लेनी है, भी मेडिसिन आपको कब खाने से पहले लेनी है, खाने से बाद लेनी है, सुबह लेनी है, रात को लेनी है, या कितनी बार लेनी है। ठीक है, अभी कौन सा रूट से लेनी है, भी इंजेक्शन लेना है या औरली खाना है, क्या है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे तो एरर हो सकते हैं। उसके बाद है डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन में एरर हो सकता है जो मोस्टली पीडियाट्रिक और गैरिएट्रिक डोजेज में होता है। इसका मतलब है अगर कोई हमारे पास बच्चा है, कोई छोटा बच्चा इन्फेंट है, वो पेशेंट है, तो उसको तो हम 500 mg पैरासीटामोल दे नहीं सकते। उसके लिए तो हमें डोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। अगर वो डोज गलत कैलकुलेट होगी तो उस बच्चे में उसकी मेडिसिन की ओवरडोज भी हो सकती है। और गोएट्रिक में आ गया, जैसे कि कई ओल्डर पीपल होते हैं, उन्हें कोई बीमारी है, जैसे किसी को लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा ड्रग का। ठीक है, तो उनके मुताबिक ड्रग को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, वो डोज को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, भी कम डोज दें जो जो इनके लिवर है और किडनी है परफेक्टली काम करते रहें, जितने वो कर पा रहे हैं ना उन पर ज़्यादा प्रेशर ना बने। आ गया हमारे पास इनकम्पेटेबिलिटीज। इसमें आ गया फिजिकल केमिकल थेरापेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स। सपोज करो किसी पेशेंट को एक से ज़्यादा बीमारी है, उसको डायबिटीज़ भी है, उसे लिवर की दिक्कत भी है या उसे किडनी भी प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी 3-4 प्रॉब्लम्स हैं तो उन सभी की अलग अलग मेडिसिन होंगी, और किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करने के टाइम पे ये मेडिसिन दे दी, वो और पेशेंट ने वो समझ लो कि लिवर की मेडिसिन वो रात को खाता है, ठीक है, और किडनी की खाता है वो सुबह। ठीक है, और उसे कोई और प्रॉब्लम होगी, वो मेडिसिन उसने जाकर रात को ले ली, वो काउंटरक्ट कर सकती है। वो जो रात को मेडिसिन पहले से ही ले रहा था और नई मेडिसिन जो रात को लिया, उन दोनों में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो सकती है जिससे टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है बॉडी। ठीक है, और ये सारी एरर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होनी चाहिए, जिसे अवॉइड करना है हमें। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो ये फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास जब प्रिस्क्रिप्शन आ गया, जब वो पर्चा आ गया, तब फार्मासिस्ट ने क्या करना है। सबसे पहले तो रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद काम फेशियल एक्सप्रेशन। फार्मासिस्ट के ना फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए कि वो मेडिसिन दे के हंस दे या ज़्यादा ही टेंशन जैसा फेस बना ले। ठीक है ना, मतलब पेशेंट को डराना नहीं है। जैसे जैसे कोई भी मेडिसिन लिखी हो, नो डजेंट मैटर, बट फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रखने तो पेशेंट कंफर्टेबल रहे। दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग है, उसको 2 बार पढ़ो कौन सी मेडिसिन लिखे और एम्बिग्यूटीज़ को वेरीफाई करो। मतलब अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो डॉक्टर से फ़ोन करके पूछो कि डॉक्टर साहब क्या लिखा है ये। ठीक है, उसके बाद है कलेक्टिंग एंड वेइंग। इसके मतलब है अभी जो जो मेडिसिन देनी है उसको एक जगह पर इकट्ठा करो और उसे वेरीफाई करो, अभी जो जो पर्चे में लिखी हैं, ठीक है, जो जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिखी हैं वही भी मेडिसिन निकाली हैं और वही डोजेज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग, उनको क्लीनली पैक कर दो, लेबल कर दो और डिस्पेंस कर दो। फिर पेशेंट डिलीवरी,
और जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो फार्मासिस्ट का काम है उसे एक बार दोबारा बताना कि ये मेडिसिन कैसे कैसे लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, खाने से पहले, खाने के बाद, ये सारा चीज़ें एक बार फिर बताओ। ओके, आगे चलता है। चलो ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा। जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपका सफिशिएंट है, इनफ है। कोई भी एग्ज़ाम हो आप आराम से बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। उसके बाद है पोसोलॉजी। इसका क्या मतलब होता है, पहले तो देखो ये बना किससे है, पोसो प्लस लॉगस। पोसो का मतलब होता है हाउ मच, लॉगस मतलब साइंस। क्या, पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील विद ड्रग डोजेज डिटर्मिनेशन टू अचीव द ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक एक्शन विदाउट इंड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। सुनो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर किसी बच्चे को डोज देनी है या किसी पेशेंट, किसी को पहले ही कोई बड़ी बीमारी हो रखी है उसको कोई डोज देनी है तो हम वो डोज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पोसोलॉजी का मतलब होता है वो डोज कैलकुलेशन, कि हम वो डोज कैलकुलेट कैसे करेंगे। किसी बच्चे के लिए डोज कैसे कैलकुलेट होगी और किसी एल्डर पेशेंट के लिए डोज कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, और अब डोज को कैलकुलेट करते हुए हमने कौन कौन से फैक्टर्स पहले देखने हैं। पहले तो एज एंड सेक्स, अगर कोई बच्चा है और कोई बूढ़ा है दोनों की डोज अलग अलग होगी। और सेक्स पे भी है, अगर जो मेल्स हैं उनमें टॉलरेंस पावर थोड़ी ज़्यादा होती है तो उनकी डोज भी थोड़ी सी हाइयर होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। उसके बाद है बॉडी वेट। सोचो किसी का वेट 50 किलो है, किसी का 150 किलो है। ठीक है, तो जो मेडिसिन हम 50 किलो वाले को दे रहे हैं वो 150 किलो वाले बंदे पे नहीं असर करेगी। ठीक है, और है बी एस ए का मतलब होता है बॉडी सरफेस एरिया। मतलब ये समझ लो कोई एक बंदा फूला फूला सा ही है, मतलब उसका वजन नहीं ज़्यादा बट फ्लफी सा बंदा है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी को इंजेक्शन देना है, टैबलेट देना है, कैप्सूल देना है, सिरप देना है, क्या देना है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखो, इंजेक्शन हो गए तो आईवी में लगेंगे। ठीक है, या इंट्रा वीनस में लगेंगे, या अपने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, या और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से हैं, जैसे कि ओरल रूट होगा जिसमें टैबलेट कैप्सूल वगैरह, या रेक्टल हो सकता है जिसमें सपोजिटरीज और पैसेज वगैरह दे सकते हैं, इंजेक्शन हो गए। ठीक है, ये सभी आपके रूट्स हैं। बाकी हमने पिछली क्लास में ये कवर कर भी लिया है। उसके बाद है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब देनी है मेडिसिन, सुबह शाम दोपहर कब देनी है। उसके बाद है पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिजीज़। सबसे पहले चेक करना कि पेशेंट को पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ तो नहीं है, अगर है तो उसके साथ चेक करना कि अगर हम नई मेडिसिन दे रहे हैं तो पुरानी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करता। अगर कर रहा है तो टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं, तो मेडिसिन की टाइमिंग अलग अलग कर देते हैं वो। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इमोशनल फैक्टर। ठीक है, अगर कोई बंदा कोई गंदी सी जगह पर रह रहा है, समझ लो कोई जैसे झुग्गी झोपड़ी होती है ना, ठीक है, और वहाँ पर भी रह रहा है तो उसकी हेल्थ नेचुरली डिटेरियोरेट ज़्यादा जल्दी करेगी इन कंपैरिजन टू द पीपल लिविंग इन अ पॉश एरिया। ठीक है, और इमोशनल फैक्टर, बंदे का इमोशनल फैक्टर कैसा है ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर देखो फिजिकल हेल्थ भी तभी सस्टेन कर पाओगे अगर मेंटली स्टेबल हो। ठीक है, अगर मन में ही सोच रखा है कि हमने ठीक नहीं हो सकते तो वो बीमारी नहीं ठीक नहीं होती। अगर एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर तुम 5 मिनट के लिए बोलो कि मेरा हाथ दुख रहा है, ठीक है, तुम बोल के देखो, तुम्हारा वो 5 मिनट के बाद वो हाथ सच में दुखने लग जाएगा। ठीक है, तुम्हें को चोट नहीं लगी है बट स्टिल साइकोलॉजिकली मेंटल में इतनी पावर होती है हमें, हम कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है तो वो होने लग जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ड्रग इंट्रैक्शन। इसमें आ गया सिनर्जिज्म, एंटागनिज्म, टॉलरेंस एंड आइडियोसिंक्रेसी। ये क्या चीज़ें हैं वैसे हम आगे पढ़ेंगे बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिनर्जिज्म का मतलब होता है कोई दो मेडिसिन हमने दी, उन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ड्रग इफेक्ट बढ़ गया है तो ओवरडोज हो सकती है। एंटागनिज्म का मतलब होता है, एंटा मतलब दोनों ने तो ड्रग्स इकट्ठे दी, उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, मतलब किसी एक ने इफेक्ट देना था किसी का भी नहीं आया। दूसरा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं 500 mg, बट 500 mg दे रहे हैं महीना भर, ठीक है, 500 mg दिया, बट 1 महीने के बाद उसे 500 mg ने असर करना बंद कर दिया तो अब उसे 650 mg देना पड़ेगा। ठीक है, इसे कहते हैं टॉलरेंस। फिर आगे हमारे पास आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब 2 से 3 ज़्यादा दवाइयाँ हमने दे दी हैं जब, तब उनकी इंट्रैक्शन होना। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग डोजेज। अब ड्रग डोजेज जब हम कैलकुलेट करें तो कौन कौन से फैक्टर हमने ध्यान में रखना है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। ठीक है, ये वाले फैक्टर के नाम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हैं।
जैसे कि एज में सबसे पहले तो क्या, नियोनेट्स जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनका जो हेपेटिक सिस्टम है, लीवर है, वो अभी ज़्यादा मेच्योर नहीं हुआ होता, ठीक है, और उनकी किडनी भी ज़्यादा मेच्योर नहीं होती, ठीक है, तो उन्हें डोजेस कम देनी पड़ती हैं। और सेम है एल्डरली के लिए, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनका जो किडनी वगैरह है वो सारा सिस्टम में डिक्लाइन करने जाता है, ठीक है। अभी बच्चा है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा, तो जो बूढ़ा आदमी है उसका जो शरीर का है, जो फिजिकल स्टेट है ना, वो डिटीरिएट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दोनों में रिड्यूस डोजेज देने पड़ते हैं। उसके बाद सेक्स है, जो फीमेल हैं उनको स्पेशल डोजिंग चाहिए कंसिडरिंग ड्यूरिंग द मैंसुरेशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जो जब लड़कियों के मैंसुरेशन होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब लैक्टेशन, जब बच्चे को दूध पिलाती हैं, ठीक है, फीड करती हैं, तब उनको कई मेडिसिन हैं जो बैन होती हैं, जो नहीं दे सकते, ठीक है। कई मेडिसिन हैं जो मिल्क के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, इसके लिए वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अवॉइड की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉर्फिन है, बार्बिट्रेट्स कैन कॉज द हायर एक्साइटमेंट बिफोर सिडेशन इन वुमेन, ठीक है। अगर हम मैन की बात करें तो उसमें कम एक्साइटमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू वुमेन। उसके बाद है बॉडी वेट, स्टैंडर्ड अडल्ट डोज अज्यूम 70 kg बॉडी मास, डोज स्केल प्रोपोर्शनली फॉर लीन एंड ओबीज इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है हम जो डोज देते हैं ना, 650 mg पैरासीटामोल दे दो या 500 mg दे दो, वो हम 70 kg के आदमी के लिए देते हैं। 70 kg का जो बंदा है उसके हिसाब से हमने डोज वो सिलेक्ट किया। बट अगर किसी का 70 से ज़्यादा वेट है, ठीक है, कोई है 150 किलो का, ठीक है, तो उसके मुताबिक डोज बढ़ती जाएगी। डोज स्केल से प्रोपोर्शनली, स्केल से प्रोपोर्शनली का मतलब है जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डोज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना लीन और ओबीज। लीन का मतलब होता है जो बंदा जिसका वेट कम है, ओबीज मतलब जिसका वेट ज़्यादा, ठीक है। अगर लीन है तो डोज कम कर देंगे, ओबीज है तो डोज बढ़ा देंगे। उसके बाद है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आईवी डोजेस बाईपासिस द अब्जॉर्प्शन बैरियर्स एंड फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म रिक्वायरिंग स्मॉलर डोजेस दैन द ऑरल फॉर्मुलेशन। रूट से कैसे है, देखो, अगर एक हम टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है, 500 mg की टैबलेट दी है, बट अगर हमने सेम पैरासीटामोल का हमने इंजेक्शन लगाना है तो हम 500 mg नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसमें तो हम 5-10 ग्राम ही दे पाएंगे, ठीक है, 5-10 ml की सोल्यूशन बनाएंगे, वही हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने 500 mg का टैबलेट दे रहे हैं वो हमने पेट में जाएगा एसिड में, ठीक है, उसके बाद वो लिवर में जाएगा, लिवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम होने के बाद जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा वो वही अमाउंट सेम 10-15% ही पहुंचती है, ठीक है। बट अगर हम सीधा आईवी दे रहे हैं, कि इंजेक्शन ही दे रहे हैं, इंजेक्शन सीधा ब्लड में लगेगा, ठीक है, तो सीधा ब्लड में गया तो वो लिवर के पास तो जाएगा नहीं, तो मेटाबोलाइज भी नहीं होगा। अगर मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो ड्रग डिटीरिएट भी नहीं हुई, तो सीधा ब्लड में पहुंचा तो हमें क्वांटिटी कम देनी है, ठीक है। फिर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फूड डिलेज द स्टमक एम्पटिंग एंड ड्रग अब्जॉर्प्शन, irritants iron arsenic are given post meal antacids are pre meal। देखो इसमें क्या है, अभी हमने ये चीज़ों का ध्यान भी रखना कि मेडिसिन को देना कब है। जैसे कि किसी बंदे ने खाना खा रखा है, ठीक है, तो फूड डिलेज द स्टमक एम्पटिंग, वो पेट भरा हुआ है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर मूव होगा, ठीक है। अगर खाली पेट किसी को मेडिसिन दे दी तो वो ओवरडोज हो सकती है, वो सीधा ही कोई पेट में ग्रेस सॉरी स्टमक एम्पटिंग टाइम होगा नहीं, ज़्यादा टाइम उसको पेट में रहेगा नहीं, वो पेट में डिटीरिएट होगी, सीधा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से मोस्टली ड्रग्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं, जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ठीक है। बट जैसे कि इरिटेंट्स है, आर्सेनिक है, जो आयरन है, आयरन और आर्सेनिक है, ये हम खाना खाने के बाद देते हैं, ठीक है। तो खाना खाने के बाद क्यों देते हैं? क्योंकि इनकी ऑब्जर्प्शन ज़्यादा है। उसके कई चीज़ें हैं जैसे एंटासिड है, इनको खाना खाने से पहले, जैसे कि वो DSR हो, DSR आपको पता होगा, कई लेते हैं ना, भी पेशेंट वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं कि गैस हो रही है, गैस की गोली दे दो, तो वो क्या देता है? DSR देता है, जिसमें क्या होता है रेबेपैराजोल, पेंटापैराजोल, ठीक है, आगे पढ़ोगे वो चीज़ें एंटासिड हैं, वो खाना खाने से पहले लेते हैं, जो कहते हैं ना भी खाली पेट ले लो, वो एंटासिड है। आगे है प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, मतलब हिपैटिक सिरोसिस का मतलब है लिवर की इम्पेयरमेंट है, लिवर ने काम करना काफ़ी कम कर दिया है जब, ठीक है, जब लिवर काम नहीं कर रहा तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। और किडनी फेलियर अगर किसी को तो क्लियर नहीं हो पाएगी जो मेडिसिन बॉडी में है, और ठीक है, और अगर किसी को एल्कोराइडिया है तो वो एस्पिरिन की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर, जस्ट एग्जांपल है कि अगर एस्पिरिन एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछे तो ये लिख सकते हो, ठीक है। आगे है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स वर्क बेटर एट नाइट, डे लाइट में रिक्वायर द हायर डोसेज।
जैसे कि रात को हमें नेचुरली नींद आती है, ठीक है, और हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स का काम भी यही है कि वो स्लीप को इंड्यूस करते हैं। स्लीप इंडक्शन का मतलब है नींद को लेकर आते हैं, ठीक है, नींद को बढ़ाते हैं। तो अगर हम दिन में देंगे तो हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में तो हमारा नेचुरली सिस्टम जाग रहा होता है ना। बट अगर हम उसे रात को देंगे तो रात को हमें कम डोज देने की जरूरत है, क्योंकि रात को हम नेचुरली सोने की स्टेट में होते हैं और हमने ऊपर से सेडेटिव भी दे दिया तो जल्दी नींद आ जाती है। आगे है अकोमुलेशन, इसमें स्लो एक्सक्रीशन लीड टू द ड्रग बिल्डअप एंड पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। कई मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी एक्सक्रीशन धीरे धीरे होती है, ठीक है, तो ड्रग बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहती है, वहाँ पे बिल्डअप होती रहती है, तो वहाँ बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसे कि डिजिटेलिस। डिजिटेलिस क्या है, ये आप आगे वाले फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे। डिजिटेलिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। और हैवी मेटल्स क्या हुए, हैवी मेटल्स एक पॉइजनिंग वाले सिस्टम है। कई इन जो इसे इनगल्फ कर लेते हैं जो हैवी मेटल्स वगैरह, तो वो पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ें अकमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि वो जल्दी जल्दी एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती। आगे हमारे पास एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव में क्या है, कंबाइंड इफेक्ट इक्वल्स द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, जैसे एफेड्रिन प्लस अमाइनोफाइलिन फॉर अस्थमा। इसका मतलब क्या है, अगर हम दो मेडिसिन इकट्ठे दे रहे हैं, उन दोनों का इफेक्ट हमें आ रहा है, जैसे कि एफेड्रिन का इफेक्ट आना है 50%, ठीक है, और अमाइलोफलिन है, अमाइनोफिलिन है, इसका इफेक्ट भी 50% है। अगर हम दोनों का इफेक्ट दे देंगे तो हमारे पास टोटल इफेक्ट होगा 100%। ये देखो, इसका इफेक्ट है 50%। इस अगर हम सिर्फ एफेड्रिन देते हैं तो उसका इफेक्ट है 50%। अगर हम एफेड्रिन ना देके सिर्फ माइनोफाइलिन दें उसका भी 50%। अगर हम दोनों इकट्ठे दे दें तो दोनों का इफेक्ट एडिटिव हो जाएगा 100%। समझ रहे हो, ठीक है। दोनों मेडिसिन को इकट्ठे दिया तो दोनों का इफेक्ट आपस में ऐड ऑन हो गया, टोटल हो गया 100%। नेक्स्ट है हमारे पास सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या है, कॉम्बाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम दो मेडिसिन इकट्ठे देते हैं ना तो वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि प्रोकेन है और है एक एड्रेनालिन। अगर हम सिर्फ प्रोकेन देंगे तो उसका इफेक्ट है मान लो 40%, ठीक है, सिर्फ अगर प्रोकेन दी है। बट अगर हम साथ में एड्रेनालिन भी दे रहे हैं, प्रोकेन प्लस एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन ने प्रोकेन का इफेक्ट इंक्रीज कर दिया। जो प्रोकेन पहले 40% पर काम कर रहा था वही अब प्रोकेन 60% पे काम कर रहा है, ठीक है। ड्रग की हमने डोज नहीं चेंज की, जस्ट हमने एड्रेनालिन डाल दिया, बट इसका इफेक्ट बढ़ गया। इसे कहते हैं सिनर्जिज्म। कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस। दो ड्रग्स को इकट्ठे दिया, दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा दिया। ओके, ये हो गया सिनर्जिज्म। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एंटागनिज्म। इसमें वन ड्रग अपोजिज और अबॉलिश द एक्शन ऑफ अनदर। दो ड्रग्स को इकट्ठे दिया, दोनों ने एक दूसरे का एक्शन खत्म कर दिया, जैसे कि हिस्टामिन वर्सेस एड्रेनालिन। ओके, आगे हमारे पास एडियोसिनक्रेसी। इसमें अबनॉर्मल अनप्रडिक्टेबल जेनेटिकली डिटरमिन्ड रिएक्शन टू स्टैंडर्ड डोजेज लाइक द एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा और पेनिसिलिन एनाफ्लेक्सिस। इसका क्या मतलब है एडियोसिनक्रेसी में, एडियोसिनक्रेसी मतलब कोई भी अबनॉर्मल जो अनप्रडिक्टेबल रिएक्शन होगा टू स्टैंडर्ड डोज। मतलब किसी व्यक्ति को हमने नॉर्मल डोज दिया, नॉर्मल डोज की पैरासीटामोल दे दी, नॉर्मल डोज की एस्पिरिन दे दी, बट बाकी और किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट उसी बंदे में साइड इफेक्ट आया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सा कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन हुई है। मतलब उसके जेनेटिक्स में ही कुछ ना कुछ ऐसा है, ऐसे जीन्स हैं जो उस ड्रग के लिए इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग के लिए इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, तभी उसमें साइड इफेक्ट शो हुए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कई लोगों को एस्पिरिन दें तो वो अस्थमा को इंड्यूस कर देते हैं, उनमें अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर किसी को पेनिसिलिन दे दें तो उसमें एनाफ्लेक्सिस आ जाता है। एनाफ्लेक्सिस का मतलब होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, पूरी बॉडीज पे रैशेज वगैरह हो जाते हैं, उसे एनाफ्लेक्सिस कहते हैं। कई लोगों को पेनिसिलिन लगाने के बाद एनाफ्लेक्सिस हो जाता है। कई लोगों को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद एनाफ्लेक्सिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस में अब नॉर्मली लार्ज डोजेज आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ड्यू टू प्रायर एक्सपोजर। इसका क्या मतलब है, जैसे कई लोग ना दारू पीते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं,
और भाई किसी ने 1 पैक से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे करते हुए बॉटल पे आ जाते हैं, फिर बॉटल भी नहीं असर करना ख़त्म कर देती है, फिर 2 बॉटल पीते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं टॉलरेंस। जब हम किसी को डोज दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, वो 500 mg पैरासीटामोल ले रहा है, ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद उससे बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर लेगी, वो 500 mg का असर नहीं होगा, फिर उसे और हाइयर डोज देनी पड़ेगी, इसे कहते हैं टॉलरेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास डोज कैलकुलेशन, जो पॉस्टोलॉजी का मेन चीज़ है, अभी डोज को कैलकुलेट कैसे करना है वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले बेस्ड ऑन एज, ठीक है, उम्र के मुताबिक सबसे पहला है यंग्स फार्मूला। जो ये कैलकुलेशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, 100% आएंगी। सबसे पहले यंग फार्मूला, जो यंग फार्मूला हम यूज़ करते हैं 1 से 12 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए एज लेनी है, बच्चे की एज 12 साल, ठीक है, प्लस बच्चे की एज में हमने 12 प्लस कर देना है, इसको डिवाइड में रख के इंटू अडल्ट डोज। एग्जाम्पल देखो, बच्चे की एज मान लो 12, बच्चे की एज मान लो 12 साल है, ठीक है, ओवर दोबारा फिर एज इन ईयर्स 12 प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज कितनी दे रहे हैं हम, पैरासीटामोल की ला लो 500 mg दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके जितना भी आएगा, ठीक है, वो होगी हमारी चाइल्ड डोज, ठीक है, चाइल्ड डोज फॉर 12 ईयर ओल्ड के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास डिलिंग फार्मूला। डिलिंग फार्मूला हम यूज़ करते हैं 4 से 20 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। इसमें चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए है बच्चे की उम्र 15 साल, सपोज करो जब हम लेट कर रहे हैं, ओवर 20 इंटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज कितनी है, 500, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे चाइल्ड डोज आ जाएगी अकॉर्डिंग टू डिलिंग फार्मूला। फार्मूला याद करना भी, कौन सा यंग ने दिया था, कौन सा डिलिंग ने दिया था। उसके बाद है काउलिंग फार्मूला। काउलिंग फार्मूला है एज इन ईयर्स, ठीक है, 15 साल का बच्चा प्लस 1 ओवर 24 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है जी। अगर फॉर्म एग्जाम में आते भी कॉलिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे करनी है, ठीक है। इसमें मतलब कोई एज नहीं दी अभी, कौन सी एज के लिए कैलकुलेट करना, मतलब सभी एज के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेड फार्मूला। फ्रेड फार्मूला उनके लिए जो इन्फेंट्स हैं, 2 साल से कम की उम्र है, मतलब 1 मंथ से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए अगर हमने कैलकुलेट करनी है डोज, तो हम फ्रेड फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, मंथ में जैसे लोग 8 महीने का बच्चा, ठीक है, ओवर 150 इंटू अडल्ट डोज, अडल्ट डोज 500, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 महीने के बच्चे के लिए जो डोज चाहिए ना हमें, वो मिल जाएगी, ठीक है। ये समझ गए, ये हो गया बेस्ड ऑन एज। उसके बाद है हमारे पास बेस्ड ऑन बॉडी वेट। बॉडी वेट के लिए हमारे पास है क्लार्क फार्मूला मैट्रिक्स। इसमें है चाइल्ड डोज इन चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट इन केजी। हम लगा लो किसी भी बच्चे का वेट है 35 किलो, ठीक है, 35 किलो वेट है, ओवर 70 इंटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज कितनी दे रहे हैं हम, 500। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वेट के मुताबिक 35 किलो के बच्चे के लिए कितनी डोज देंगे, ठीक है। ये बस ये दोनों सेम ही है, मतलब ये किलो में है, ये LBS में, और कुछ। उसके बाद है बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया बताया था ना आपको, कई लोग ज़्यादा फूल ऐसे होते हैं, ज़्यादा वो चबी चबी से, उसके लिए बेसिक, हाँ सॉरी, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर, हमने मीटर में लेना, ओवर 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू अडल्ट डोज। BS से मीटर में लेना, ओवर 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू अडल्ट डोज। ये हमने कैलकुलेट करना, ठीक है। BS से आपको एग्जाम में दिया हुआ। आगे क्या है, एनिमल्स रिक्वायर हायर रिलेटिव ड्रग डोजेज देन ह्यूमंस ड्यू टू डिफरेंस इन मेटाबॉलिक सरफेस एरिया, बॉडी वेट, मेटाबॉलिक क्लियरेंस एंड स्पीसी स्पेसिफिक ड्रग सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है, जो जानवर है ना, एनिमल्स, उनको ड्रग डोजेज अलग चाहिए, ठीक है। जो वेटरनरी वाले मेडिसिन होती है उनमें डोजेज ज़्यादा भी होती हैं, कम भी होती हैं, मोस्टली ज़्यादा ही होती हैं। क्यों, क्योंकि एक तो उनका बॉडी सरफेस ह्यूमन से ज़्यादा होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है, और उनके जो क्लियरेंस सिस्टम, उनकी किडनी लीवर है, वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये था हमारी फर्स्ट यूनिट अब कंप्लीट हो गई है हमारी। थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो गए। ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए पॉइंट्स हैं। अभी फादर कौन था हमारे, वर्ल्ड फार्मेसी का प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर। इंडियन फार्मेसी के कौन थे प्रोफेसर, एमएल शरॉफ। सिंबल ऑफ फार्मेसी कौन सा है, वो बाउल था ना, बाउल के नीचे स्टैंड यहाँ पे वो स्नेक बनाया हुआ था वो। उसके बाद फिनिश डोजेस फॉर्म क्या होती है, API प्लस इनएक्टिव एक्सीफेंट। ये सारी आपकी रिवीजन के लिए है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ लो, पूरे हमने
1.5 घंटा लगाया है, काफ़ी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है उसमें। अब हम आगे नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को भी इस वीडियो का लिंक भेजो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।